अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जुलाई की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार को सांस लेने पर दुश्वारी पर 30 जून को मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बुध की सुबह उनके इंतकाल की तस्दीक की गई। यूसुफ खान और दिलीप कुमार दिसंबर सन 1922 को पेशावर के मोहल्ले खुदादाद में पैदा हुए थे। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी कैरियर में मुताद्दिद ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी और सैकड़ों अवार्ड्स अपने नाम किए। भारत की हुकूमत ने 1991 में दिलीप कुमार को सबसे आला सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, जबकि 1994 में बॉलीवुड फिल्म नगरी ने सबसे आला अवार्ड दादा साहब फाल्के से नवाजा था। हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1998 में दिलीप कुमार को आला सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज अता किया था। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अपने एक ट्वीट में कहा कि दुनियाए फिल्म में उन्हें हमेशा लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा और उनका इंतकाल भारत की सकाफती दुनिया का नुकसान है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दुनिया के लीडरों ने भी दिलीप कुमार की फ़नी खिदमत और उनकी शख्सियत को खिराज पेश किया है। और अब बाकी खबरें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बलूच अस्करियत पसंद रहनुमाओं से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इमरान खान ने इन ख्यालात का इजहार पीर को गवादर में मकामी अमायदीन और तलबा से खिताब के दौरान किया। वज़ीर आज़म की जानिब से बलोच अस्करियत पसंदों से बातचीत करके उन्हें कौमी धारे में शामिल करने के बयान को बाज़ हल्के खुश आइंद करार दे रहे हैं, जबकि कुछ हल्कों ने इस बयान पर वज़ीर आज़म पर तनकीद की है। उधर मंगल को इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि भारत से लाताल्लुक़ नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए सरगर्म आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दुनिया के उन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया है जो अपने अपने मुल्क में मुबैना तौर पर सहाफ़ियों को डराने, धमकाने, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने और सेंसरशिप के ज़रिए आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में RSF की तरफ से जारी होने वाली फहरिस्त में दुनिया के 37 सरबराहान हुकूमत के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान, ईरान के रहबर आला अली खामनाई और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक मकामी TV चैनल दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने RSF से मुतालबा किया है कि वो इस मेयार से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को तफसील फराहम करें जिसके तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार का कहना है कि मुल्क में गाड़ियों की कीमत कम की जा रही है और छोटी गाड़ी 1 लाख रुपए सस्ती होगी। 1000 सीसी गाड़ी की कीमत 1,42,000 कम होगी, जबकि इसके अलावा दीगर गाड़ियों की कीमत में भी कमी आएगी। मोटर डीलर्स और ऑटो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस फैसले को खुश आइंद करार दिया है और कहा है कि गाड़ियों की कीमतों में बेजा इजाफा किया गया था जिसे कम होना ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तोरखम समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों की दोतरफा आमद के लिए बंदिश से सैकड़ों बाशिंदे
کابل اور دیگر شہروں میں پھنس گئے ہیں۔ پھنسنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان پروازوں کی بندش کے باعث کابل کے راستے بیرونی ممالک جانے کی کوشش میں تھے۔ ایک روز قبل افغانستان کے مختلف علاقوں سے 247 افراد جمع ہو گئے تھے جن کو رات کے وقت پاکستان میں داخل ہونے دیا گیا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ تشخیص شدہ افراد کو لنڈی کوتل کے ضلعی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جبکہ دیگر کو گھروں کو جانے دیا گیا۔ لنڈی کوتل میں قبائلیوں نے بتایا کہ آج بھی سرحد پار تورخم پر سینکڑوں پاکستانی باشندے جمع ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے علاقوں پر تیزی سے قبضے کی وجہ افغانستان سے امریکی قیادت والی غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غیر ملکی فورسز کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے افغانستان کے 400 سے زیادہ اضلاع کے تقریباً ایک تہائی پر طالبان قابض ہو چکے ہیں کیونکہ سرکاری فورسز اور حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی ملیشیاز کو اب امریکہ کی فضائی مدد حاصل نہیں رہی۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور افغان ایئر فورس پر اضافی دباؤ پڑ گیا ہے، تاہم حکومت ان مسائل پر قابو پا لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فوجوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد وسائل کی قلت اور خاص طور پر افغان ایئر فورس سے منسلک مسائل کی وجہ سے حکام ان دور افتادہ فوجی چوکیوں پر رسد نہیں پہنچا سکے جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ اس کی وجہ سے کئی علاقوں پر دباؤ آیا اور ان پر طالبان قابض ہو گئے جس سے لوگوں کی پریشانی بڑھی ہے۔ ادھر پاکستان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بڑی تعداد میں افغان پناہ سرحد عبور کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی سے 30 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کسی کو بھی سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر افغانستان میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو سرحد کے ساتھ پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی اور پناہ گزینوں کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ انہیں ملک کے اندرونی علاقوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے بادغیس کے صوبائی دارالحکومت قلعہ نو پر گزشتہ رات کوئی 11 بجے حملہ کیا اور صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہر میں پیش قدمی کی ہے اور اے کے ایک اڈے کے گرد صبح سے لڑائی جاری ہے۔ صوبائی گورنر حسام الدین شمس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے صوبے کے کئی ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے حملہ کیا جہاں لڑائی ابھی جاری ہے۔ ایران نے سابقہ افغان عہدیداروں اور دوحہ میں مقیم طالبان عہدیداروں کو تہران میں ایک 3 فریقی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں دورے کی تصدیق کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شیر محمد استانکزئی کی قیادت میں اسلامی امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وقت اس وقت پڑوسی ملک ایران کے دورے پر ہے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق سابق افغان نائب صدر یونس قانونی کی قیادت میں ایک اور وفد گزشتہ روز تہران پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے 84 سالہ مسیح پادری اور انسانی حقوق کے کارکن فادر ایسٹن سوامی کی زیر حراست موت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے ترجمان لیسٹر ویسل نے جنیوا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فادر اسٹین سوامی کی موت سے ہمیں سخت دھچکا لگا ہے اور شدید اذیت پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر مشل بیچلٹ اور اقوام متحدہ کے آزاد ماہرین نے فادر اسٹین سوامی اور بھیما کورے گاؤں کیس میں ملزم بنائے گئے انسانی حقوق کے دیگر 15 کارکنوں کا معاملہ متعدد بار بھارتی حکومت کے سامنے اٹھایا اور عدالتی کارروائی سے قبل انہیں جیل سے رہا کرنے کی اپیل کی۔ ادھر بھارتی حکومت نے اسٹین سوامی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے جانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت اور چین میں کشیدگی برقرار ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے
तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा से खैर सगाली का इजहार किया है और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी है। दलाई लामा सन 1959 में तिब्बत के इलाके में चीन के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद से भारत में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने फ़ोन पर दलाई लामा से बात की और उन्हें उनके 86वें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दी। दलाई लामा बीजिंग के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते आ रहे हैं कि वो तिब्बत को चीन से अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा का कहना है कि वो तिब्बत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी और वहाँ पर बुद्ध मत की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अमेरिका की 10 रियासतों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र सदर जो बाइडन ने मंगल को खबरदार किया है कि लाखों अमरीकी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और उनकी वजह से वो तमाम इलाके ख़तरे से दो चार हैं जहां ये अफराद रिहाइश पजीर हैं। अपने नशियाती पैगाम में सदर बाइडन ने शहरियों से अपील की कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा तेज़ी से फैलने वाली और मुमकिन तौर पर ज़्यादा ख़तरनाक है और ये वेरिएंट मुल्क के मुतादिद हिस्सों से सामने आने वाले केसेस में से निसफ केसेस का जिम्मेदार है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे स्टीवन हार्मन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने मंगल को व्हाइट हाउस से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों में वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत कोरोना रिस्पांस टीमों को मुतहर्रिक कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ की हालिया जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन्स के साथ सियासी वाबस्तगी रखने वालों में से सिर्फ 45% अफराद ने वैक्सीन की एक खुराक हासिल कर रखी है। इसी जायजा रिपोर्ट में बताया गया है कि डेमोक्रेट्स के 86%, जबकि सियासी तौर पर गैर जानिबदार अफराद में से 54% ने कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक हासिल की है। अलावाज़ी बाज़ अक़लियती ग्रुप भी वैक्सीन लगवाने से पीछे हट रहे हैं। सदर बाइडन ने मंगल को यह भी कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान 16 करोड़ अमरीकी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होंगे। उनके बकौल जब उन्होंने 5 माह कबल जिम्मेदारियां संभाली थीं तब तक सिर्फ 30 लाख अफराद को वैक्सीन फराहम की गई थी। CDC के मुताबिक अमरीका में 67% अफराद को कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक, जबकि 47% अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि रैंसम वेयर का मुकाबला व्हाइट हाउस की बदस्तूर एक अव्वलीन तरजीह है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन के बुध के रोज़ इन हमलों से मुकाबले के लिए अहम सरकारी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर को सबसे बड़े रिकॉर्ड हमले का निशाना बनाया गया था, उसका कहना है कि अब तक बज़ाहिर 1500 कारोबार मुतासर हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन को शुबा है कि ये तखमीना कम था और ये कि मुतासरीन की शनाख्त का सिलसिला अभी जारी है। नए आलमी तिजारती माहदे से, जिस पर हाल ही में 130 मुल्कों ने दस्तखत किए हैं और जिसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अमरीका बरसों तक कोशिशें करता रहा है, तिजारती माहिरीन के मुताबिक अमरीका की निस्बत चीन को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही इक़्तिसादी शराकतदारी के जामे प्रोग्राम यानी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल हैं। वहाँ के तज्ज़ियाकारों के इस माहदे के मुताल्लिक़ मिले जुले नज़रियात हैं। उनका कहना है कि इस माहदे में अमरीका के लिए फ़ायदे भी हैं और चैलेंजेस भी। RCEP के बारे में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मुज़ाकरात को अमरीका की हिमायत हासिल रही है, जबकि ये एक मुखालिफ तिजारती माहिदा है जिसमें अमरीका और मगरबी निस्फ कुर्रे अर्ज़ के उसके कुछ हमसाया ममालिक भी शामिल हैं, जबकि चीन इस माहिदे का हिस्सा नहीं है। वाशिंगटन में दोनों फरीकों के दरमियान आज़ाद तिजारत के किसी नए माहिदे की मुखालिफत ज़ोर शोर से जारी रही और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को TPP माहिदे से अलग करके RCEP के आगे बढ़ने की राह हमवार की। बाइडन इंतज़ामिया एक प्रोग्राम में तोसी कर रही है जिसके तहत यमन से आने वाले अफराद को आर्जी तौर पर अमरीका में रहने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि मुल्क में जारी खाना जंगी के नतीजे में वहाँ लोगों को अफरा तफरी का सामना है। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे ने मंगल के रोज़ इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि आर्जी तौर पर महफूज हैसियत में तोसी से
تقریباً 2100 یمنی افراد اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوں گے۔ فلوریڈا کے ٹاؤن سرف سائٹ میں عمارت کے مہلک انہدام کے نتیجے میں قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کم از کم 5 قانونی مقدمات اور منصوبہ بند گرینڈ جیوری تحقیقات سے متعلق ہیں۔ قانونی چارہ جوئی اس وقت سامنے آئی جب امدادی عملہ ملبے میں دبے افراد کو تلاش کرنے کی امید میں بدستور جائے وقوع پر موجود ہے۔ اس حادثے میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 109 سے زیادہ رہائشی لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 830 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.22% رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 37,364 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 830 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ یوں ملک بھر میں وبا سے متاثرہ زیر علاج افراد کی تعداد 33,390 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔